तो हम आज अभी पढ़ेंगे क्या, इकोसिस्टम। कल हमने क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, कल पढ़ा था, हाँ अपशिष्ट पदार्थ हमने पढ़े थे अपशिष्ट पदार्थों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। बेस्ट सब्सटेंस क्या होते थे, ठीक है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कहते हैं नेचुरल प्रकार से कहते हैं डिकम्पोज हो जाएं, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम बेसिकली होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लिविंग थिंग मतलब जीवित प्राणी और निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव प्राणी, निर्जीव चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और वो अपना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, जैसे निर्जीव की बात करें, जैसे हवा है, हवा में कोई जीवन तो होता नहीं है, हवा धरती ये सारी चीज़ें क्या है, निर्जीव है। लेकिन हम लोग क्या है, हम डिपेंडेंट हैं इनपे। हम अगर हमको हवा ना मिले तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। हमको मिट्टी की भी जरूरत है। ऐसे जो भी पेड़ पौधे हैं तो वो क्या है, वो वही क्या कहते हैं लिविंग थिंग है, उनको मिट्टी की जरूरत चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, जल चाहिए। तो ये क्या है, कहीं ना जल भी क्या है, एक निर्जीव है। तो कहीं ना बायोटिक एबायोटिक मतलब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जहाँ पे सारी चीज़ें उसी में सिस्टम में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा। एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है, स्वयं भी प्रभावित होते हैं। वे जीव एक दूसरे के अलावा पर्यावरण पर भी निर्भर रहते हैं। इसका कारण वातावरण भी जीवों के साथ प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है। जीव पर्यावरण के मध्य एक संबंध और सरल और जटिल प्रकार से हो सकता है। उनका संबंध क्या है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ये ले लो, पूरी पृथ्वी ले लो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमको यहाँ पे खाना भी मिल रहा है, रहना भी मिल रहा है, जो चीज़ चाहिए सब चीज़ें मिल रही हैं। हम डिस्पोज भी कर देते तो ये डिकम्पोज हो जाता है और फिर वो साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हों उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। हाँ, इकोसिस्टम का जो सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टेंसले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1955, कौन से साइंटिस्ट थे, A.G. टेंसले। इकोसिस्टम जहाँ पे मतलब सारी चीज़ें कहते हैं अवेलेबल हों, एक जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हों किसी भी लिविंग थिंग को, ठीक है। और जहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मतलब जीवित प्राणी और अजीवित प्राणी के अजीवित चीज़ों से इंटरेक्ट करके वहाँ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टेंसले ने 1935 में किया था, ठीक है। इसको इकोलॉजी कहा गया, ठीक है। किसने किया था, A.G. टेंसले। किस लिए, जानकारी के लिए दिया गया, बताया गया मैंने, ठीक है। अब इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम ऐसे भी होता होगा कि इकोसिस्टम के कुछ प्रकार भी होते हैं, ठीक है। एक इकोसिस्टम है जो प्रकृति ने बना के दिया है, एक इकोसिस्टम हो सकता है जो हमने बनाया है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में दो टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। मैन मेड क्या होता है, मैन मेड इकोसिस्टम। अब मैन मेड क्या होता है, जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या कहते हैं, यहाँ पे एक गार्डन पसंद है, ठीक है, तो गार्डन में प्रोड्यूसर्स है, मिट्टी डाल दी मैंने अपनी तरफ से, अपने हिसाब से फूल लगा दिए अपने हिसाब से नेचुरल, तो वो क्या हुआ,
वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। वो हम जो आदमियों को द्वारा क्रिएट किया गया इकोसिस्टम है, जो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो क्या है, आदमी द्वारा इकोसिस्टम है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब प्रकृति ने इकोसिस्टम बनाया है। प्रकृति ने क्या बनाया? प्रकृति ने बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनाया। जैसे रेगिस्तान हो गया, तो रेगिस्तान में रेगिस्तान वाले जीव होंगे, है कि नहीं? जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान क्या है? एक पूरा कहते हैं, हाँ, पूरा कहते हैं एक इकोसिस्टम है। एक ओशियन हो गया, बोलो समुद्र हो गया, बोलो। इसमें मैनमेड में हम क्या ले सकते हैं? हम गार्डन ले सकते हैं, गार्डन, ठीक है। और एक्वेरियम, एक्वेरियम जानते क्या होता है? एक्वेरियम जो कहते हैं मछली का वो बॉक्स होता है, पानी भरा रहता है, हवा डालते हैं उसमें, और वो कहते हैं मछलियों को खाना भी देते हैं, तो एक्वेरियम हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियम समुद्र, ठीक है। ऐसे ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। इसी में वन भी हो सकते हैं, देखो तुम्हारा जंगल हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है? नदी भी हो सकती है, ठीक है। तालाब भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है, तालाब, नदी, बांध, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें वहीं रहते हैं, और इंसान के द्वारा बनाए गए वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे वहीं पर रहने के बाद जैसे कुएँ के लिए क्या है? मेढक, मेढक के लिए क्या है? कुआं इकोसिस्टम है। एक कुआं भी हो गया जो मानव द्वारा बनाया गया, कुआं, ठीक है। कुएं में कुछ जीव जंतु रहते हैं कि नहीं रहते? तो ये क्या हो गए? गड्ढे वाले, हाँ, गड्ढे नहीं, तालाब में आ गए गड्ढे, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हवा भी नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। हवा अकेले से कोई जितना रहे, कोई बताओ कौन सी जीव है जहाँ पे जंतु क्या कहते हैं जीवित रह सके, सारी चीज़ें मतलब हवा के लिए खाने से हो जाएगा? हैं? हवा के लिए में रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसके लिए इंटरेक्शन चाहिए। हवा, पानी और मिट्टी का मिश्रण होगा तो प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, ठीक है, जो पेड़ पौधे, ठीक है। आया समझ में? तो बात करते हैं, हाँ, इसमें किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। जिसमें क्या कहते हैं, कोई भी इंसान का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसको बोलते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम। और जहाँ पे इंसान द्वारा क्रिएट किया गया है, इंसान का कहते हैं, जब भी देखो ऐसा है, अगर खाना जैसे एक्वेरियम में अगर हम खाना नहीं डालेंगे तो खाना मिलेगा कैसे? तो जहाँ पे इंसान द्वारा बनाया गया हो उसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कुआँ है, तो कुआँ क्या है? इंसान ने बनाया है। तालाब भी इंसान ने बनाया है। तालाब में क्या है कि तालाब में फिर उसको जरूरत नहीं होती। तालाब तो गड्ढे वैसे बिना बनाए भी बन जाते हैं। कई बार प्रकृति में गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है बरसात का, जीव जंतु पनप जाते हैं, लेकिन कुआं तो बनाना पड़ता है ना। तो ऐसा हो गया। ऐसे तुम्हारे कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि दो चीज़ समझ में आ गई, आर्टिफिशियल, नेचुरल इकोसिस्टम। अब बात करते हैं तुम्हारे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है तो उसके कुछ पार्ट भी होंगे। तो दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक का मतलब है जैविक या जीव वाली चीज़ें होती हैं। ये जीवन बाहर आता है। हाँ, बायोटिक का मतलब क्या है? जो जंतु, जो भी जीव है, जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग कह लो। चले एक काम कर लो, लिविंग थिंग कह लो, ठीक है, लिविंग थिंग। हाँ, लिविंग थिंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, ठीक है। या नॉन लिविंग थिंग या फिर कह सकते हो कि मतलब जीवित चीज़ें हैं ना, जैविक घटक, इसको बोलते क्या बोलते हैं? जैविक घटक। उसको अजैविक घटक, अजैव घटक, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई।
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि पादप, जंतु आदि जीवाणु। इनका पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात, और ये क्या होते हैं जिनमें जीवों की विविधता और संख्या के साथ सभी निर्जीव क्या है पदार्थ सम्मिलित है। इसमें सारी गया है नॉन लिविंग थिंग प्रभावित है, जो क्या है जीवों की संख्या को और उसकी कहते हैं जो लाइफ साइकिल है उसको प्रभावित करते हैं। उसको हम बोलते हैं एबायोटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक का मतलब है जल, जैसे जल, ठीक है, हवा, मिट्टी, बोलो, ताप, ठीक है, प्रकाश, ये क्या है सब नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इसमें क्या कहा जाएंगे, इसमें तुम्हारे जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे जीवित चीज़ों में भी 2-3 तरह के हैं, ठीक है, बोलो। पेड़ पौधे, और इसमें क्या है लिविंग थिंग में क्या रहेगा, प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए प्रोड्यूसर। इसको हम मिटा के पहले साफ कर। हाँ, तो अभी एक चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने बताया कि क्या होता है कि इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है बायोटिक और एबायोटिक के मिक्सचर से बने हुए सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो अब उसके हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट को होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जो पारिस्थितिक के जैव घटक, मतलब जीवित प्राणी जीव जंतु हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में क्या कौन से होते हैं, सबसे पहले तो होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं खाना या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी लिविंग थिंग के इंट्रैक्शन से, जैसे फॉर एग्जांपल जल, धूप और कहते हैं हमारा भोजन, जल, धूप और कहते हैं मिट्टी, मिट्टी से कहते हैं खाना बनाते हैं, ठीक है। हम लोग तो कहते हैं ये तो कर नहीं सकते कि सूरज की गर्मी लेके प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो उससे हम क्या कहते हैं खाना बना देंगे। तो प्रोड्यूसर्स कौन से कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ऑक्सीजन, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, नीचे से क्या लेते हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, ठीक है, नाइट्रोजन के फॉर्म में, ठीक है, और उससे क्या कहते हैं खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स या उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक, जो भी भोजन का प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी क्या कहते हैं प्रोड्यूस होती है, एक समझ कह सकते हो, ठीक है। तो वो आते हैं बायोटिक में, ठीक है। दूसरे आते हैं कंज्यूमर। अब एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनको, जो हमारे लिविंग थिंग जैसे हम लोग हैं और भी जीव जंतु हैं, वो क्या होते हैं जितने भी जीव जंतु हैं जो कहते हैं खुद खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम लोग खुद खाना नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम पानी पी के तो खाना बन नहीं सकता है। ये कहते हैं धूप से खाना बना ले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इनके बनाए हुए खाने को हम खा के उससे एनर्जी लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर भी कई तरह के होते हैं, कंज्यूमर भी 2-3-4 तरह के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, तृतीय श्रेणी के कंज्यूमर जो होते हैं उसमें क्या होता है, कैसे, जैसे कहते हैं मालूम चला घास उग गई, घास क्या है प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको कहते हैं किसी जानवर ने खाया, ठीक है, वो प्रथम श्रेणी का प्रोड्यूसर है। जैसे मान लो उसने गाय ने खा लिया, ठीक है, गाय को किसी और ने खा लिया, ठीक है, मान लो कहते हैं तुम्हारे इसने खा लिया, तुम्हारे परभक्षी, प्रेडेटर। परभक्षी क्या होते हैं, जो किसी को मार कर खाते हैं, ठीक है, जैसे शेर, चीता, ये होते हैं परभक्षी, ठीक है। तो उन्होंने खा लिया, अब वो मरे तो उनको क्या है कीड़ों ने खा लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये है। जैसे अब प्राइमरी क्या होते हैं, जैसे कहते हैं हमको किसी ने, जैसे चूहा है, चूहा नहीं कह सकते, कौन, खरगोश है, खरगोश को खाया किसने, घास ने खाया खरगोश को, सॉरी खरगोश ने खाया घास को, और खरगोश को खाया कहते हैं मानुषला कहते हैं मनुष्य ने खाया, किसी ने कहते हैं हाँ बिल्ली कुत्ता ने खा लिया, उसको किसी और ने खा लिया, ठीक है, और फिर वो मर गया तो कहते हैं चील ने खा लिया, ठीक है, दैट। तो भी क्या है, वो ऐसे ही कहते हैं जैसे एक को खाया दूसरे ने
मतलब कंज्यूमर को प्रोड्यूसर ने खाया, कंज्यूमर ने खा लिया, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया थर्ड कंज्यूमर ने। तो ये क्या है, एक दूसरे से जब होते तो उनको हम क्या कहते हैं, श्रेणी में डिवाइड कर दिया कि प्रथम श्रेणी के कंज्यूमर, दूसरी श्रेणी के कंज्यूमर। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाते हैं वो पहली श्रेणी के, कंज्यूमर को दूसरा कंज्यूमर खाता है वो सेकेंडरी कैटेगरी में आ गया, उसको किसी और ने खा लिया तो वो थर्ड कैटेगरी में आ गया। आया समझ में, ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने 3 ये चीज़ें डिफाइन कर दी है। अब क्या है, अब क्या कहते हैं, कुछ होते हैं जैसे डिकम्पोजर या सेप्टोट्रॉप्स। अब क्या है, जब वो मर जाते हैं और कुछ हो जाते हैं तो उसको डिकम्पोज भी तो होना पड़ेगा। जो नेचुरल प्रोसेस से क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, जितने भी बैक्टीरिया है वो खा के मिट्टी बना देते हैं, तो उसको डिकम्पोजर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई सारी चीज़ें होती है। पैरासाइट देखा होगा तुमने, पैरासाइट का एक अलग से इकोसिस्टम होता है। पैरासाइट कैसे होते हैं, पैरासाइट ऐसे होते हैं जो किसी लिविंग थिंग की बॉडी में रह करके जिंदा रहते हैं और पूरा से इकोसिस्टम बनाए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बालों के बीच में जुएं रहते हैं। वो कोई भी पैरासाइट या तो किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन इतना है कि वो अपने आप में जीवित रहते हैं। और क्या होता है कि मतलब उससे प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बीमारी तो नहीं कह सकते, कुछ ईचिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तुम्हारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कहते हैं, तुमने देखा होगा, मैंने एक दिन तुम बताया था शायद, कि जो गैस होती है वो गैस कैसे बनती है, जो हमारा खाना पचता नहीं है उसको वो लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे हम लोग अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में मल त्याग करते हैं, तो वैसे वो बाई प्रोडक्ट के रूप में गैस त्याग करते हैं। ठीक है, तो जो वो त्याग करते हैं तो वही गैस भर जाती है हमारे पेट में, उसी को हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, किसी के बॉडी में रह करके सारा इकोसिस्टम बना ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जानवरों को तुम्हें कई सारे किल्ली लगे रहती हैं, वो क्या होते हैं, जुएं, और वो क्या होते हैं, सुरूरा। ठीक है, ऐसे कई सारे जो उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ऐसा समझे। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक स्कैवेंजर जो भी है। ठीक है, वो क्या होते हैं, किसी भी जीव जंतु जब मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको वो खाते हैं। जैसे चील हो गया, गिद्ध हो गया। ठीक है, तो उनको मरने के बाद जो खाते हैं उनको बोलते हैं हम अपमार्जक। क्या बोलते हैं, अपमार्जक। ये भी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बायोटिक कंपोनेंट के क्या है, घटक है ना, बायोटिक कंपोनेंट के घटक हैं। आया समझ। तो पैरासाइट समझ गया, अपमार्जक समझ गया। ये परभक्षी क्या होते हैं, परभक्षी होते हैं जो किसी को मारकर खाते हैं। ये क्या होते हैं, अपमार्जक, जो मर जाने के बाद खाते हैं। ये क्या होते हैं, जिंदा होते हैं और उनको मार के खाते हैं। ठीक है, जैसे गीदड़ हो गया, ठीक है, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये क्या है, मार कर खाते हैं। ठीक है, बिल्ली हो गई, मोर भी कह सकते हो, सांप आपको एक आध बार खाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए बायोटेक कंपोनेंट। आया समझे। अब बायोटेक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग होती है, क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब जीवित चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे हमारे कहते हैं लाइट हो गई, ताप हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, गैस हो गई, मिट्टी हो गई, ये सारे क्या है, जिनमें जीवित नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे लाइट है तो लाइट क्या है, प्रकाश संश्लेषण है ना, रोशनी देती है। ताप क्या हो, ताप ना होगा तो हम कहते हैं खाना नहीं पकेगा, और ताप से कहते हैं एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, जल का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, जो प्रोड्यूसर्स के लिए उपयोगी हो या हमारे लिए भी उपयोगी हो, है कि नहीं। वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्या हो गई, वायु इंपॉर्टेंट है। अब गैस के बारे में बताई है। हाँ, बायो एटमॉस्फेयर में हमारी गैस से कहते हैं हर जगह है, जैसे नाइट्रोजन 72%। ठीक है, ओजोन की भी एक अपनी वो है। ठीक है, ऑक्सीजन भी 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है, जितना भी कहते हैं जरूरत है। हाँ शायद है, इतनी है। ठीक है, हाँ, तो ये
एक मिक्सचर है, ठीक है। जो क्या है, ये क्या होगा, तो ये क्या बताया मैंने, ये बताया कंपोनेंट किसके, इकोसिस्टम के, पारिस्थितिकी तंत्र के, ठीक है। तो चलो अब क्या कहते हैं, बात करते हैं फूड चेन की, ठीक है। इसको मिटाओ। हाँ, तो अब हम बात करेंगे फूड चेन। अब फूड चेन होता क्या है, फूड चेन तुमने देखा होगा कई बार, है ना। फूड चेन क्या होता है, जैसे कहते हैं हमने पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ों को क्या हिरन ने खाया, हिरन को टाइगर ने खाया, टाइगर जब मरा तो वो उसको बैक्टीरिया ने खा के और डिकम्पोज करके फिर सॉइल बना दिया, सॉइल से फिर पेड़ बने, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को, प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाता है, कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है, सेकेंडरी को टर्सरी खा लेता है, और टर्सरी है फिर कहते हैं प्रोड्यूसर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें इस साइकिल चलती रहती है। जैसे कहते हैं पौधा बना, पौधे को किसने खाया, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को किसने खाया, सांप ने खाया, सांप ने किसने खाया, गद्दे को खाया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक साइकिल है क्या कहते हैं, जो चलती रहती है हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। अगर वो साइकिल को ब्रेक कर दो तो क्या होता है, दिक्कत होने लगती है। हाँ, इसीलिए देखा होगा तुमने कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, क्या कहते हैं इसमें, खेती बाड़ी में क्या डालते हैं हम, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है जो बैक्टीरिया कई सारे मर जाते हैं, जो कहते हैं चिड़िया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे नुकसान होता है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी कुछ दिनों पहले तुमने देखा होगा कि टिड्डों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर कहते हैं क्यों, क्योंकि साइकिल जब भी ब्रेक डाउन होगी तब तक प्रकृति में हानि होगी। तब उन्होंने क्या किया कि खेत प्रांत के प्रांत समाप्त कर दिए, करोड़ों अरबों की संख्या में कहते हैं टिड्डे थे कि नहीं थे, तो आए थे। तो ऐसे ही, तो बेसिकली क्या है, साइकिल कैसे चलती है, सबसे पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर क्या है कंज्यूमर होगा तो कंज्यूम कर लेगा, उस चीज़ को खाएगा, कंज्यूमर जब खत्म होगा तो डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देगा, और फिर क्या कहते हैं डिकम्पोज हो गया सीधे प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा, ठीक है। ये एक कंटिन्यूअस वे में चलता रहता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये प्रोसेस है किसी भी। अब लेकिन ऐसा तो है ना ये प्रकृति में कि एक ही चीज़ होती है कि भैया जो है पौधे को टिड्डा ही खाएगा, है, या टिड्डे को मेढक ही खाएगा। हो सकता है इसको टिड्डे को सांप खा जाए, या टिड्डे को कहते हैं गद्दे खा जाए, या चिड़िया खा जाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी विविधता है, इसलिए अब बाद में बनाया गया क्या कहते हैं फूड वेब। अब फूड वेब में बना तो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन एक डायग्राम है जो सबकी किताब में होगा, फूड वेब। इसमें दिखाया गया कि पौधे हैं, ठीक है, पौधे को कहते हैं कोई कीट खा सकता है, जैसे मान लीजिए कहते हैं कोई पौधा है, पौधे को किसी बिच्छू ने खा लिया, बिच्छू को मछली ने खा लिया, मछली को कहते हैं किसने खा, डॉका ने खा लिया, डॉके को शेर खा लिया, ठीक है। उसमें क्या सबकी किताब में होगा जो पढ़ रहा होगा, ठीक है। वैसे ही कहते हैं जैसे खरगोश, इसको कहते हैं खरगोश भी खा सकता है, गाय भी खा सकती है, ठीक है। और खरगोश को कहते हैं कौन खा सकता है, बिल्ली भी खा सकती है, कुत्ता भी खा सकता है, खरगोश को क्या कहते हैं सियार भी खा सकता है, खरगोश को कहते हैं शेर भी खा सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई, हाँ, मनुष्य भी खा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रकृति का सत्य है, ठीक है। तो इसको हम जब बहुत सारी विविधता आ जाती है तो इसको बोलते हैं फूड वेब या फूड जाल भी बोल देते हैं, ठीक है। चीज़ समझ में आई थी, तो फूड वेब समझ में आ गया। और लेकिन इसमें भी सभी में यही चीज़ होता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, जितनी भी चीज़ें खाएगा तो कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर जब मरता है तो उसको डिकम्पोजर खाते हैं, ठीक है, जिसको मैंने मरी हुई चीज़ों को खा जाते हैं, ठीक है। और मरी हुई चीज़ भी कहते हैं मरते हैं, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मर गया तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, कहते हैं पैरासाइट्स होते हैं, वो खा जाते हैं। और कहते हैं, तो मैंने बताया कि कहते हैं जो प्रेडेटर तो परभक्षी है, ठीक है, उनको मरने के बाद वो भी कंज्यूमर में आते हैं, प्रेडेटर भी, ठीक है। डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ कई सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे सुनी होती हैं, तुम्हारे कैचुए हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे दीमक हो गई, ठीक है। दीमक बेसिकली मांसाहारी तो नहीं होती, लेकिन प्रोड्यूसर्स को खा लेती है, कंज्यूमर को खा लेती है। जैसे लकड़ी कड़ी खाती है कि नहीं खाती है, दी में कौन खाता है, ठीक है, दी मर जाती है तो मिट्टी बन जाती है, दी के चेहरे में भी खाता, दी को भी कोई खा जाता है, वही खा लेता है जो मिट्टी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के ये साइकिल चलती रहती है प्रॉपर वे में, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो, अब बातें करते हैं तुम्हारे पोषक तत्व का स्तर की बात करते हैं,
पोषक तत्व का स्तर की बात करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पिरामिड, पिरामिड के नंबर 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉपुलेशन वाइज, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है बायोमास, या मतलब कह सकते हो लिविंग थिंग, ठीक है। लिविंग थिंग की बात कर लेते हैं। बायोमास, बायो प्रोडक्ट जो होता है हमारा, ठीक है। बायोमास के पिरामिड ऑफ बायोमास, इसको पिरामिड ऑफ बायोमास बोलते हैं, लेकिन ये दोनों तुम्हारे में है नहीं है, ठीक है। तीसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। चौथा होता है पिरामिड ऑफ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो क्या है, देखो ये क्या होता है पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। कई बार क्या होता है इनका जो पिरामिड होता है कुछ इस तरह से होता है, या फिर इस तरह से हो सकता है। कहने का मतलब कई जगह पर तुमने देखा होगा प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे और कंज्यूमर कम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कई जगह पे देखा होगा कंज्यूमर ज़्यादा होंगे, प्रोड्यूसर्स कम होंगे, है ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे भी दो तरह से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वे में बनता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी में ऐसा नहीं होता है, एनर्जी हमेशा एक ही होता है एनर्जी, और यही वाला तुम्हारे में है, ये वाले दोनों तुम्हारे में नहीं है। कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कंज्यूमर की एनर्जी घटेगी, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी घटेगी, ठीक है। अब बताते कितनी घटती है, जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा साफ करो, बताता हूँ मैं, साफ करो। ये बताया मैंने ऊर्जा प्रवाह का पैरामीटर। ऊर्जा प्रवाह का पैरामीटर का मतलब क्या है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी का फ्लो जैसे मालूम चला सूरज है, सबसे ज़्यादा कहते हैं एनर्जी किसमें है, सूरज है। सूरज से कहते हैं जो हमारे उत्पादक हैं, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं सूरज की जैसे कहते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे कहते हैं भोजन बनाते हैं। तो मालूम चला इसकी एनर्जी ये कहते हैं समझते 10,000 है, 10,000 जूल है, ठीक है। तो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना होगा 1,000 जूल। क्यों, आप कहोगे 90% कहाँ गया, ठीक है। क्या होता है कि जैसे एनर्जी होती है, ठीक है, तो एनर्जी से क्या कहते हैं ये बनते हैं, तो अपने पेड़ अपने आप का विकास करते हैं, उसको ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक है, विकास करने में, और बाकी 10% ऊर्जा सेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ सैलरी मिलती है, ठीक है, आपको कुछ सैलरी मिलती है, तो आप क्या करते हैं, वो सैलरी मिलती है तो सेविंग थोड़ी करते हैं, 10% हम लोग सेविंग करते हैं, और बाकी क्या करते हैं आप अपने खर्चा करते हैं, आपका जो दैनिक जीवन में उपयोग है अपनी फैमिली के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कहते हैं जो जितने भी कहते हैं एनर्जी का फ्लो होता है वो भी इसी तरह से होता है। जो है 10% एनर्जी क्या है ये लोग यूज करते हैं, और 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, फिर हाँ 90% यूज कर लेते हैं, 10% ट्रांसफर होती है। ऐसे ही कहते हैं यहाँ पे भी 10%, तो यहाँ पे कितना एनर्जी बचेगा 100, और यहाँ से कितना बचेगा 10 जूल, ठीक है। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उनमें एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो क्या है जैसे हमने खाया तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी है, हमको किसी और ने खाया तो उनके परसेंट हमारी एनर्जी का 10% जाएगा, ठीक है। जितनी मतलब ऐसे क्या कहते हैं 10% का एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और तुमने एक पढ़ा हो ऊष्मागतिकी का नियम पढ़े होंगे, 2 नहीं पढ़े तो बता दे रहा हूँ। 2 नियम थे एनर्जी के, एनर्जी क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ, इसी के ऊपर शायद, ठीक है। ऊष्मागतिकी पहला नियम क्या था कि ऊर्जा जो होती है वो ना तो कभी कम होती है ना कभी ख़त्म होती है ना घटती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है कन्वर्ट होती है हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दूसरा नियम क्या था कि ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है ऊष्मा, और बाकी कहते हैं ऊर्जा क्या होती है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो कुछ एनर्जी ऊष्मा के रूप में निकलती है, ठीक है। क्या होती है ऊष्मा के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है, ठीक है।
एक AGV जिसे कहते हैं कोई भी चीज़ में एक से दूसरे में कन्वर्ट होगी तो कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाती है। भाई साहब, ठीक है, जैसे वो जब ये बर्फ होता है, बर्फ में वो क्यों निकलता है बाहर? बर्फ़ में वाष्प क्यों निकलती है? वो धुआं नहीं निकलती है, इसलिए होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर गर्म थोड़ा सा होता है और उसका टेम्परेचर ठंडा ज़्यादा होता है, तो वो कुछ क्या कहते हैं वेपराइज कह लो या फिर कहते हैं कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसमें दिखाई देती है। तो फिर ठंडे वातावरण में तो भी काम निकले। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या होती है, एनर्जी का 10% ही ट्रांसफ़र होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होती है, उपभोक्ता में, फिर उससे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और क्या है हमारी धरती पे यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, लेकिन कई जगह पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज हाँ, जहाँ जहाँ तुमने देखा होगा जहाँ जहाँ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा रहता है, और जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कम होंगे वहाँ पर वातावरण बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? जैसे कहते हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और भी चीज़ें बाई प्रोडक्ट के रूप में वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे भी क्या कहते हैं कई सारी गैसेस निकलेंगी। तो ऐसे ही काम करता है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक्स पे। हाँ, तो अब हम बात करेंगे इन दो चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब ये दो चीज़ होती क्या है, बायो एक्यूमुलेशन और कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायो संचयन के बारे में बात कर लेते हैं हम। पहली चीज़ बायो संचयन क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कोई मान लेते हैं, कहते हैं आदमी है, ठीक है, क्या है, आदमी है, उसका क्या है, इतना बड़ा पेट है, उसका बड़ा सा पेट कर दो और बड़ा कर दो, पेट ना, हाँ पेट, ठीक है, इतना बड़ा पेट कर दिया। अब क्या होता है, ये है क्या बेसिकली, ये बेसिकली बायोसंचयन होता क्या है, जैसे हम लोग कहते हैं कई चीज़ें खाते हैं, हमने क्या कहते हैं पेस्टिसाइड की चीज़ें खाई, ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन में होता क्या है कि जैसे पेस्टिसाइड की चीज़ खाई हमने, क्या कहते हैं गेहूं में हमने पेस्टिसाइड डाला 2 बोरी और उर्वरक क्षमता, तो हमारे अंदर क्या कहते हैं हमने पॉइजन आया किसी तरह से, जिस तरह से हमें कैंसर वगैरह होता है, तो मान लो इतना होगा। दूसरी बार हमने खाया वही चीज़, ठीक है, मान लो कहते हैं, जैसे कहते हैं आजकल कहते हैं अंगूर वगैरह आते हैं, ठीक है, अंगूर वगैरह आता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कई बार क्या होता है दवाइयाँ ववाइयाँ उसमें कुछ दी जाती हैं, ठीक है, और उसको हम बिना धोए खा लेते हैं। एक बार खाएंगे थोड़ा कम हुआ, दूसरी बार खाया थोड़ा और बढ़ जाता है, ऐसे लगातार करते करते मामला एक दिन कैसा हो जाता है कि उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर भी होता है और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, तुम्हारे कई किडनी खराब हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, वो कैसे होता है, और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि पॉइजन कहीं ना कहीं धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, ये एकदम से नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस में होता है। अगर तुम एक ही काम करते रहते हो, जैसे तुम डेली समोसा और कोल्ड ड्रिंक साथ में खा रहे हो, ठीक है, धीरे 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 वो पॉइजन के रूप में कन्वर्ट होते हैं, फिर आपको लीवर में प्रॉब्लम हो लगेगी, ठीक है, फिर आपको डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो ये धीरे धीरे होता है। तो बायो एक्यूमुलेशन एक लाता है, ठीक है, कि धीरे धीरे पॉइजन की मात्रा बढ़ती जाती है एक ही चीज़ को कंज्यूम करने के कारण, ठीक है, एक ही चीज़ है पॉइजनस थिंग्स के कारण, जिसको हमने कहते उसको ध्यान नहीं दिया और उसको बार बार हम क्या कहते हैं वही काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है आपका इकट्ठा होते होते थे, फिर वो कहते हैं ना पापों का घड़ा भर रहा धीरे धीरे, वो पापों का घड़ा भरता 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 एक दिन फूट जाता है, ठीक है, फिर तुम्हारा स्वाहा हो जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैव संचयन नहीं होता, हाँ जैव संचयन इसी को कहते हैं कि ये पॉइजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है कोई भी चीज़ को हम धीरे धीरे खाने से, ठीक है। अब आते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। बायो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, जैसे मान लो कहते हैं कोई हमने चीज़ ली, फॉर एग्जाम्पल समुद्री चीज़ है या नदिया की चीज़ है, ठीक है, कोई एक कहते हैं कीड़ा है, ठीक है, कोई भी कीड़ा है, इस तरह का कीड़ा है, ठीक है, ठीक है, इस एक कीड़ा है, इसने इसको खाया, ठीक है, अब ये 2 कीड़े हैं, ठीक है, 2 कीड़े हैं, इन 2 कीड़ों को कहते हैं एक मछली ने खाया, किसने खाया, एक मछली ने खाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी हमने क्या कहते हैं मान लो 4 मछली हैं,
ठीक है, कितनी मछली है? 4 मछली है, ठीक है। और इसको कहते हैं क्या है? ऐसी 4 ठिया हैं, ठीक है। इन 4 को कहते हैं किसी बड़ी मछली ने खा लिया, एक बड़ी मछली ने खा लिया मान लो, ठीक है, ठीक है। और बड़ी मछली को कहते हैं हमने, ठीक है, बड़ी मछली को हमने क्या कहते हैं? एक आदमी ने उसको खा लिया। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, क्या होता है? अब जैसे देखो, एक पॉइजन था, एक पॉइजन से दो इसने दो खाए, एक ने 2 खा लिए, ठीक है। इसने 2 खा लिए तो 2 इसमें कंज्यूम हो गए, इसमें 2 कंज्यूम हो गए, 4 हो गए। 4 अब यहाँ पे आपने 4 मछली खाई तो 4 मछली कितने हो गए? 8। 4 गुना 4 कर देंगे, 16 हो गए। 16 पॉइजन के पॉइंट वो हो गए, कहते हैं 16 गुना हो गया, ठीक है। अब 16 गुना को इसने कहते हैं, इसने खा लिया, मान लो 2 मछली खा ली है, ठीक है। इसने 2 मछली खा ली तो इसमें 32 गुना कहते हैं क्या आ गया? पॉइजन आ गया। अब ऐसे ही कहते हैं, हमने मछली खा ली तो 32 गुना सीधी ट्रांसफर हो गए एक मछली में। अगर 4 मछली खाई तो 32 गुना 32 गुना 2, तो क्या कहने का मतलब है, इससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में है एकदम से पॉइजन की मात्रा एकदम से बढ़ती है। क्या होता है, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पॉइजन ऑलरेडी पॉइजनस है, वो भी पॉइजनस चीज़ें खा के आया है। जैसे क्या होता है, कई बार कई सारी जगहों पे केमिकल्स जाता है और वो कहते हैं जीव खाते हैं। अब उन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं, उन जीव और दूसरे जीव को हम खा लेते हैं तो हमको कई बार बीमारियां हो जाती हैं इकट्ठी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, पॉइजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एकदम से जब कहते हैं क्या होता है, पॉइजन की मात्रा बढ़ जाती है, इस क्रिया के द्वारा उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा थ्योरिटिकल पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें मात्रा स्लो होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, स्लोली होती है। ये क्या होती है, स्लोली होती है, ठीक है, स्लोली होती है। ये क्या होती है, ये फास्ट होती है। इसकी पॉइजन की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि एक ही बार खाया हमने, तो अभी तो एक ही बार खाया है, तब हमारे 32 गुना बढ़ गया। इसमें तो कहते हैं 50 बार खाने पर आया है ना। इसकी मात्रा क्या होती है, स्लो होती है। इसमें क्या होती है, एकदम से होती है। इसमें क्या होती है, एक जीव को 2 जीव खाए, 2 जीव को 4 जीव खाए, 4 जीव को 8 जीव खाए, ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि हम एक ही चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो पॉइजन बढ़ रहा है उसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को खाने से उसको बोलते हैं एक्युमुलेशन। और मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, जब एक जीव को पॉइजन हो किसी दूसरी जीव ने खाया, उन 4 जीवों को हमने खाया, दूसरी जीव ने खाया, फिर उन दूसरी जीवों को 4 जीव और ने खाया, ऐसे करके जब कई गुने मात्रा बढ़ जाती है तब जाके कहते हैं एकदम से पॉइजनस की मात्रा इकट्ठी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते थ्योरेटिकल में क्या लिखा है, ठीक है। प्रायः वर्षा काल में कृषि में प्रयुक्त रसायन, उर्वरक और अनेक भारी धातुएं जल के साथ बहकर जल के स्रोतों में आ जाते हैं, ठीक है। पानी की बारिश होती है, अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। यह नॉन बायोडिग्रेडेबल तत्व जल स्रोतों से परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इन हानिकारक अजैव निम्नलिखित तत्वों को खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमिक तौर पर जीवों में इसकी सांद्रता का स्तर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि एक कंटिन्यू वे में एक दूसरे को खा रहे हैं, एक सिस्टम है, तो इससे क्या होता है कि जीवों में एकदम से सांद्रता का स्तर क्या हो, बढ़ जाता है। सांद्रता मतलब, हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर पॉइजनस है तो उसमें मात्रा बढ़ती है, ठीक है। क्यों नहीं, कुछ मछलियाँ नहीं खाती हैं, है ना। कहने का मतलब जहाँ से वो पॉन्ड से आ रही हैं उससे डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। इससे डिपेंड करता है कि उसका स्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब होता क्या है, हाँ, इस घटना को जैव आवर्धन या जैव मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का निरंतर स्तर क्या हो, ऊपर हो जाता है। खाद्य जैसे हमारे अंदर कहते हैं, मतलब यूरिया है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 गुना, मतलब 2 यूरिया है, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 32 हो गई, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाती है। तो यूरिया का स्तर, यूरिया क्या है, एक किस्म से कहते हैं जो खतरनाक केमिकल्स है, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इन हानिकारक तत्वों की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के खाद्य श्रृंखला में निचले स्तर पर लगभग नग्न होती है। निचले स्तर पर क्या होती है, नग्न होती है, किंतु सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचने पर इसकी सांद्रता 100 गुना बढ़ जाती है,
ठीक है, कितनी बढ़ जाती है? 100 गुना बढ़ जाती है, जो उस जीव के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। ठीक है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कीटनाशक, जो हम लोग कहते हैं पेड़ पौधों में डालते हैं। कीटनाशक बहुत ज़्यादा सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो गिद्धों की प्रजाति खत्म हुई है, गिद्ध आजकल बहुत कम है, उसका कारण एक कहीं ना कहीं ये भी है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग रासायनिक पदार्थों का यूज कम करते थे, जिस वजह से कहते थे हमारे अंदर बैक्टीरिया कम होते थे। फिर क्या होते हैं, अब गिद्ध क्या कहते हैं कैसे ख़त्म हुए, क्योंकि यूरिया वगैरह हमने डाली, वो जानवरों ने खाए, उनको पॉइजनस कोई बीमारी हुई, बैक्टीरिया, उसी को जब वो मरे तो मरे खाते हैं ना, वो तो गिद्ध वगैरह अपमार्जक हैं, तो वो क्या है मर गए, तो उनको खाया तो उनसे उनको बीमारियाँ हुई, वो ख़त्म हो गई, है ना। इसलिए आज की डेट में गिद्धों की ये हालत है कि वो विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, हो चुके नहीं है, अभी भी क्या कहते हैं कुछ संरक्षण जगहों पे हैं, लेकिन अब देखने को कम मिलता है। जब मैं छोटा था, मुझे भी अभी याद है, जब मैं 4 में 3 में पढ़ता था, तो मेरे यहाँ पे मतलब तुम आज कोई जानवर ख़त्म होता है, तुम डाल के आओ, 2 घंटे में बिल्कुल हड्डी अकेले मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सारा साफ हो जाता था। हाँ, कहा करते थे कि गिद्ध आँख निकाल देते हैं। एक बार मैं गया तो मैं क्या गया, डंडा मैंने कहा कैसे निकाल लेगा आँख, इतना वो है। वहाँ जब जानवर था, वहाँ पे इतने गिद्ध थे, कम से कम नहीं तो 100 गिद्ध से कम नहीं होंगे, आज जुटे थे खाने के लिए। और तुम वहाँ पे पहुँच जाओ तो भैया बहुत भयंकर डर लगता है, क्योंकि ऐसे पंख फैलाते हैं और उनकी जो बाइट फोर्स होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है। तुम्हारा अगर मांस यहाँ पकड़ ले तो मांस पूरा नोच लेगा, इतना बाइट फोर्स होता है उसका। ठीक है, तो तुम वास्तव में तुम्हें लगता है कि अगर इन्होंने हम पर हमला कर दिया तो तुम कहाँ पहुँचोगे? हैं, कोई भी मैं तो भगाया था ठीक है, कोई भी जानवर देखो, कोई भी जीव जंतु तब तक हमले नहीं करते जब तक उनको तुमसे खतरा ना हो, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, या तो तुम उनका भोजन हो तब हमला करते हैं, या फिर तुमसे खतरा हो तब हमला करते हैं। नहीं तो कोई भी जीव प्रकृति में बिना किसी कारण से हमले नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। लोग कहते हैं ना, हैं इंसान भी तभी करता है जब उसको खतरा होता है तुमसे। ठीक है, या फिर क्या होता है, तुम उनका भोजन हो, चारा हो। हाँ, जैसे वो सांप या कुछ भी, सांप वगैरह, तो अपन वजह से कुछ, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि क्या होता है कि बायोमैग्नीफिकेशन में कई गुना मात्रा में जहर बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक स्लो बढ़ता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन में, तो ये चीज़ कवर हो गई। अब बात करते हैं हम ओजोन लेयर की, इसे साफ करो पहले। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा होगा, ओजोन लेयर की परत होती है, O3 की परत होती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर बेसिकली ये धरती है हमारी क्या कहते हैं, एक धरती है। ठीक है, ये हमारी क्या कहते हैं वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ से कहते हैं सूरज है। ठीक है, सूरज एनर्जी क्या कहते हैं देता है। ठीक है, ये क्या आता है, इससे यूवी रे आती हैं और ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं यूवी रेज को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहले बनी भी यूवी रेज से ही है। ये किससे बनी है? जो ओजोन लेयर है वो किससे बनी है? यूवी रेज से ही बनी है। पूछो कैसे बनी है? कई लाखों साल पहले कहते हैं वो यूवी रेज जो थी उसी से कहते हैं इसका निर्माण हुआ। यूवी रेज क्या होती है? क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में था और ऑक्सीजन को कहते हैं ये विघटित कर देता है O+O। ठीक है, तो O से क्या कहते हैं जब O2 मिलता है तो इससे O3 बनता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही लाखों साल पहले कहते हैं इसे अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज है इन्हीं से ही क्या कहते हैं इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ओजोन लेयर का। लेकिन आजकल क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे कहते हैं CFC गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब जो कहते हैं हमारी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC हैं तुम्हारी कहते हैं, और भी कई सारी क्या कहते हैं फैक्ट्रियों से जो तुम्हारा क्या कहते हैं CFC गैसेस का निर्माण होता है, वो क्या करता है, वो CFC गैसेस क्या कहते हैं एक अणु, CFC गैसेस का एक अणु जो है, CFC गैसेस का हाँ क्लोरीन का एक अणु, CFC में क्लोरीन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु, Cl का एक अणु लगभग 1 लाख ओजोन के अणुओं को प्रभावित कर देता है, विघटित कर देता है। कितने? 1 लाख अणुओं को। तो इसलिए CFC गैसेस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, मतलब अपचयित कर देता है, घटा देता है। इसी प्रकार 1980 में कहते हैं एक बार कहते हैं घटित हो गई थी, बहुत ज़्यादा कहते हैं पतली हो गई थी ओजोन लेयर, जिस कारण से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है, ओजोन लेयर की अगर अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर आने लगे तो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें क्या कहते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर होता है, बहुत सारे जीव प्रभावित हो जाते हैं। क्या होता है, हमारी बीमारियां होती हैं, और भी सारी बीमारियां होती हैं, लोगों को गंजापन, ठीक है, पाचन क्रिया उनकी प्रभावित होती है, और भी सारी चीज़ें प्रभावित होती है। साथ में फसल की क्षमता भी क्या कहते हैं कम हो जाती है। समुद्री जीव है, समुद्री जीवों में क्या कहते हैं कई सारी चीज़ों का इफेक्ट होने लगेगा, वो भी कहते हैं सही से प्रजनन नहीं कर पाते हैं। हमारे जो कहते हैं जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, ठीक है। अंटार्कटिका, इसलिए तुमने देखा होगा कुछ साल से बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है, जो ग्लेशियर्स है बहुत ज़्यादा पिघल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं CFC गैसों की मात्रा बढ़ रही है। क्योंकि आजकल क्या है, सबसे ज़्यादा कहते हैं AC का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से CFC गैसों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये क्या हो है, ये गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, त्वचा कैंसर, जलन और हाँ, ये क्या कहते हैं कई सारी उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। आया समझ में। एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, गद्देदार सीट, सोफों के निर्माण में काम आने वाली फोम होती है, उसको बनाने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, तो उसमें भी क्या कहते हैं, हाँ, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं, ठीक है। इससे क्या क्या होता है, इसका प्रभाव क्या क्या होता है, जैसे ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है कि कम रूम में क्या होता था, कम रूम में तुम्हारे क्या नाम बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक है। मोतिया बंद, आँखों में मोतिया बंद हो जाता है। कई बार क्या कहते हैं तुम अंधे भी हो सकते हो। वैसे ही क्या कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं जो जानवर है उन पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उन पर भी स्किन कैंसर होने लगता है, ठीक है। तो इसी से अधिकांशतः क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, स्किन कैंसर मतलब क्या होता है? स्किन कैंसर मतलब स्किन में कैंसर हो जाता है। स्किन क्या कहते हैं तुम्हारी फटने लगेगी, कई सारी फुड़ियाँ, फुंसी, और तुम्हारे कहते धीरे धीरे पूरी गलन लग जाएगी, ठीक है, स्किन, ठीक है, ऐसा हो जाता है, स्किन उधड़ने लगेगी अपने आप, ठीक है। तो अब क्या होता था कि कई बार क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की कमी होने लगती है UV रेस से, क्योंकि धूप ज़्यादा आएगी, धूप जाएगी तो क्या होता है तुम्हारे फूल नहीं बनेंगे, फूल नहीं बनेंगे तो फल नहीं आएगा सही से, फल नहीं आएगा तो क्या उससे भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। हाँ, मछली कीड़े उनकी क्या कहते हैं जो है ना, अंटार्कटिका में उनके लार्वा नष्ट हो जाते हैं, जिसे प्रजनन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी इफेक्ट होते हैं ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर इन सब चीज़ों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। UV जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर देती है। आजकल दिख रहे होगे तुम, हमारे बाल देख लो, ठीक है, कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कारण, ठीक है, तो कहीं CFC गैसेस का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी आजकल क्या कहते हैं प्रमोशन चल रहा है, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब जो क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है व्हीकल के लिए, तो उसका हम क्या कहते हैं आजकल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का फोकस कर रहे हैं, और भी ऐसी चीज़ें जिससे कहते हैं प्रदूषण की मात्रा कम कर सकें और साथ में पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो सके। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ओजोन लेयर भी अच्छी रहेगी, ओजोन लेयर अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें सही से काम करेंगी, ठीक है। अब क्या है, अब इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय भी किए गए होंगे, तो उनको उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ओजोन लेयर का कम करने के लिए मतलब ऐसी चीज़ें का उपयोग करना को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो क्या है CFC विहीन हो, मतलब CFC विहीन जो CFC गैसेस का निर्माण ना हो सके, ऐसी चीज़ों का बैन लगाया जा रहा है। जैसे कहते हैं फ्रिज, क्या कहते हैं, इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। 1985 में, हाँ, 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के हेतु 1980 में ये घटना हुई थी। 1985 में ये क्या कहते हैं क्या हुई थी, ये क्या कहते हैं 1985 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु यूरोप के वियना में वैश्विक संगोष्ठी की हुई। मतलब एक क्या कहते हैं, क्या बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई
सभी लोगों कमेटी, ठीक है। उसमें 16 सितंबर 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में वैश्विक समझौते, ठीक है, समझौता किया गया, ठीक है, जिस पर 46 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, 46 देशों ने क्या किया, साइन किए, जिसमें वायुमंडल में ओजोन लेयर को 1986 तक के स्तर पर लाना तय किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, घोषित किया गया। 16 सितंबर को, जो 16 सितंबर है कुछ दिन होता है, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर, ठीक है, वो क्या होता है, ओजोन दिवस होता है, O3 डे, ठीक है। ये क्या 1986 में कहते हैं ये किया गया था, ठीक है। 1985 में मतलब हुआ था, 1987 में सब लोग इकट्ठे हुए थे और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। और ये कहा गया था कि अब क्या है, हम लोग पर्यावरण की जो ओजोन लेयर है उसको कहते हैं प्रोटेक्ट करेंगे, और ये उसके लिए एक कमेटी बनाएगी बाकायदा, और 46 देशों ने क्या कहते हैं उस पर साइन किए, ताकि क्या कहते हैं इसका प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, और ह्यूमंस के लिए कह सकते हो, और सब पूरी प्रकृति के लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, जीव जंतुओं को भी नुकसान है, पेड़ पौधों को नुकसान है, हमको तो है ही, ठीक है। समझा दिया क्या क्या लोग अंधे भी हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट है, ऐसे क्या कहते हैं एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमंस का, ठीक है, क्योंकि आजकल हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा कहते हैं धरती पे आतंक मचाए हुए हैं, ठीक है, कह सकते हो। हम ही का मतलब हमारी प्रजाति की बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रजाति की बात कर रहा हूँ, इंसान प्रजाति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है इसके बाद, आज के लिए तुम बड़े आदमी हो, दिल्ली सब तरह का आदमी है। ये आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, जितना भी तुम्हारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब ठोस अपशिष्ट निस्तारण की विधियाँ बताएंगी, मतलब मैनेजमेंट की क्या है, कितने क्या है, कितनी क्या है मैनेजमेंट की कहते हैं, वो है विधि है, ठीक है। विधि मेथड मतलब कितने मेथड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मेथड्स, हाँ, प्रबंध के मेथड्स कितने कितने हैं। सबसे पहले तो देखो प्रबंध क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि जब हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ेंगे तो उससे क्या होगी, बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, प्लस गंदगी ज़्यादा फैलेगी, ठीक है, और गंदगी कहीं ना कहीं हेल्थ पर प्रभाव पड़ती है, तो उसके लिए गंदगी फैलेगी तो मच्छर मक्खी उत्पन्न होगी, हाँ, तो मच्छर मक्खी से बीमारियाँ फैलेगी, बीमारियों से इंसान मरेंगे, तो उसको सब चीज़ को निस्तारण के लिए कुछ मेथड अपनाए गए हैं, जैसे कहते हैं रिसाइकलिंग मेथड है एक। रिसाइकलिंग मेथड क्या होता है, जितना भी हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको क्या कहते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके जैसे कहते हैं, तो उसको रिसाइकिल किया जा सके, जितनी चीज़ें हैं उसको रिसाइकिल कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे तुम्हारे जैसे ई वेस्ट है, ई वेस्ट होगा, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, जैसे तुम्हारा पुराने टीवी के बाड़े रखे सब चीज़ें, इन्वर्टर, तो उनके सर्किट्स हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज आ सकती हैं, तो उसको हम रिसाइकिल कर लें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे कहते हैं जो है पुराने कहते हैं तुम्हारे लोहा कबाड़ अंगड़ होता है, रद्दी वद्दी होती है, ले आते हैं तो उसको क्या करते हैं रिसाइकलिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूजफुल आ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जितने भी कागज मटेरियल होते हैं तो उसको क्या करते हैं गत्ता बनते हैं, और सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तुम्हारा बेस्ट पानी होता है, मटेरियल पानी होता है, जैसे तुमने हाथ धोते हो, ठीक है, नहाने का पानी तुम काय में नहाने के बाद जो तुम्हारा पानी है वो रिसाइकिल करके तुम काय में यूज़ कर सकते हो, अपनी लैट्रिन वगैरह की जो उसमें है सीट है उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हाथ धुलते हो तो उसको स्टोर करते हो, स्टोर करके सब कहते तुम्हारा उसमें यूज हो जाएगा। तो ऐसे रिसाइकलिंग कई सारी चीज़ों को, और फिर उसको जैसे तुमने अंतरिक्ष में देखा हो, उस पानी को अभी रिसाइकिल करके विनियोग बनाते हैं जहाँ जहाँ महंगा है पानी, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग की। अब कंपोस्टिंग क्या होता है, कंपोस्टिंग मतलब जहाँ पे हम कंपोजिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं कचरा को, कंपोजिट मतलब कचरा को जितना भी कचरा है, जितना भी कहते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक
ठीक है तो उसको क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के गाप दिया जाता है, ठीक है, तो इससे खाद बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गोबर है, ठीक है, गोबर को कहते हैं इकट्ठा करके गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया तो वो क्या नहीं खाद कर बन गया। जो राख आख है, ये सारी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करके बाद में कर ले, उसके लिए भी बताएंगे। दूसरा है सैनिटरी लैंड फिलिंग। क्या होता है, कई जगह पे तुम्हारी गड्ढा अड्डा है, ठीक है, बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बंजर ज़मीनों में क्या कहते हैं, वहाँ पे गड्ढे खोद के वहाँ पे डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, तुम्हारी लैंड फिलिंग हो जाती है, वहाँ गड्ढे अड्डे भर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जैसे कहते हैं शहर से दूर तुम्हारे और भी चीज़ें हैं, जैसे रोड के किनारे तुम्हारे कहते हैं जगह डल रही खाली फर्जी, ठीक है, तो वहाँ पे गड्ढे हैं, काफ़ी गड्ढा है, तो उसको क्या करेंगे, वहाँ पे कचरा डाल के और एक सा करके वो जगह भर जाएगी। तो ये लैंड फिलिंग के द्वारा हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, है ना। चौथा पॉइंट क्या है, बर्निंग, दहन करने से कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे तुम्हारे कहते हैं जितने भी मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या कर सकते हैं, दहन कर सकते हैं। लेकिन दहन में क्या होता है, दहन दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली बात तो होती है भस्मीकरण और पायरोलिसिस। भस्मीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें तकरीबन 900 से 1200 डिग्री टेम्परेचर तक क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसको जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में कैसी गैसें निकलती हैं, कौन सी, जहरीली गैसें निकलती हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वातावरण को इफेक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास पॉलीथीन वगैरह हैं, ठीक है, अब पॉलीथीन को क्या करेंगे, हम जला देंगे तो जल्दी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कर्मट जाएगी जो है, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, बहुत सालों तक डिकम्पोज होंगी, लाखों सालों तक डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, लेकिन जलाने पर वो जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। पायरोलिसिस, यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपशिष्टों को कम ताप पर 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, बंद कक्ष में जलाया जाता है। ये क्या है, पायरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको 600 से 800 डिग्री टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, जला दिया जाता है बंद कमरे में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमिकरण। ये दो तरह की क्रिया होती हैं, किसमें, दहन में, बर्निंग में, तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। इन सारे मेथडों का उपयोग करके हम सारे जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम कहते हैं, क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, या मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाह्य मल का उपचार, अब बाह्य से सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। जो बाह्य मल है, जो मल क्या कहते हैं बह रहा है, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सही से यूज कर सकते हैं। तो महानगरों में बाह्य मल को नदियों और जल स्रोतों में डालने से पूर्व पुनः उपयोग में लाने के लिए बाह्य मल का उपचार STP में उपचारित किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के STP एक मेथड है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें कहते हैं उसको जो मलल है उसको निकालने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अवसादन, अभिकरण और जैविक अपघटन विधियों द्वारा बाह्य मल को उपचार किया जाता है। इस कार्य हेतु अनेक विशाल टैंक का कक्ष बनाया जाता है। क्या होता है कि उसको जितना भी गंदा मल है, एक सिस्टम बनाया गया जिसमें क्या कहते हैं, उस पानी को जो नदियों में डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, छाना जाता है, ठीक है, ठीक है। छानने के बाद एक ऐसे बड़े बड़े टैंकों से पास करके, जिससे कहते हैं छलने के बाद जो तुम्हारा कचरा वो वैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के हवाले कर दिया जाता है। जो बैक्टीरिया उस चीज़ को खा के डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे एक उपयोग में आता है। और अगर वैसे उसमें जाएगा नदियों में तो नदी का पानी खराब होगा, और भी जगहों का पानी खराब होगा, है क्या नहीं। तो जितने भी शहरों में, तो ये क्या है, एक सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए प्रॉपर वे में। सीवेज लाइन लगी जाती है, उसको कहते हैं एक ट्रीटमेंट के द्वारा उसको सही करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है जैव गैस उत्पादन, बायोगैस प्रोडक्शन जो होता है। बायोगैस प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, जितना भी हमारा बायोगैस कहते हैं मटेरियल है, जैसे मैंने कहा सीवेज वाला जो बाह्य मल बह रहा है उसको कलेक्ट करके, गोबर वोबर को कलेक्ट करके, सॉलिड जितना भी है, ठीक है, उसको एक बायोगैस प्लांट बनाओ, बायोगैस प्लांट में डालो, और बायोगैस प्लांट से कहते हैं गैस का निर्माण होता है, और गैस का हम उपयोग कर सकते हैं, और जो बचेगा वो क्या होगा, खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में उपयोग हुआ। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये था क्या, सॉलिड वेस्ट के कहते हैं मैनेजमेंट की तरीके, ठीक है, विधियाँ, मेथड।
तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, तुमने पढ़ा क्या? हाँ, तुमने सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ा, सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कहते हैं गल सकते हैं नेचुरल प्रकृति से, जो नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़े क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़े, इकोसिस्टम के मेथड पढ़े, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े, इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फूड चेन के बारे में, फिर पढ़ा हमने फूड वेब के बारे में, फिर हमने उसके बाद क्या कहते हैं क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्राइमेट्स के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी लेवल के बारे में क्या होता है। फिर हमने बायो मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं क्या ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ा कि प्रकृति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसमें हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा। फिर ओजोन लेयर के बाद हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके, ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, अच्छे समझ में आ गए? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक आपको ख़त्म होता है। अब आपका एक टॉपिक और बच रहा है आखिरी, उसको हम कवर करेंगे अगले लेक्चर पे।